डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन बी केमिस्ट्री क्लासेज में मोस्ट वेलकम है। आज का अपना टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल। इसमें सबसे पहला टॉपिक है एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, फिनॉल की अम्लीय प्रकृति। देखो जब फिनॉल की अम्लीय प्रकृति को किस प्रकार से सिद्ध करते हैं कि फिनॉल अम्लीय होता है या नहीं। जब फिनॉल की क्रिया अपन सोडियम धातु के साथ कराते हैं तो फिनॉक्साइड आयन बनता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है, बाहर लिबरेट होती है, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है और साथ ही साथ निकलती है हाइड्रोजन गैस। इससे प्रूफ होता है कि फिनॉल अम्लीय प्रकृति की होती है। जब फिनॉल की क्रिया अपन प्रबल क्षार जैसे NaOH या KOH के साथ कराते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड NaOH के साथ बनता है और साथ ही साथ जल बनता है। KOH के साथ कराते हैं तो पोटेशियम फिनॉक्साइड बनता है और साथ ही साथ जल बनता है, अर्थात ये एसिड बेस रिएक्शन देता है। इससे प्रूव होता है कि फिनॉल अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। इधर ये सोडियम फिनॉक्साइड बन गया, ये सोडियम फिनॉक्साइड लवण है जबकि H2 इधर ये जल है। H2 क्या है? जल। इस प्रकार से फिनॉल की अम्लीय प्रकृति क्या होती है, प्रूव। इसकी KOH के साथ क्रिया कराई जाती है प्रबल क्षार KOH के साथ में, तो ये पोटेशियम फिनॉक्साइड बनता है, ये O- और ये K+ और साथ ही साथ ये H2। सोडियम और पोटेशियम फिनॉक्साइड सभी की सभी लवण होते हैं। इधर ये जल, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल भी है। इस प्रकार से फिनॉल की अम्लीय प्रवृत्ति इन केमिकल रिएक्शंस के से स्पष्ट होती है। फिनॉल क्षार धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करती है, जबकि प्रबल क्षार जैसे NaOH या KOH के साथ क्रिया करके लवण विचलन का निर्माण करती है। इस रासायनिक अभिक्रियाओं से सिद्ध होता है कि फिनॉल अम्लीय प्रकृति की होती है। इसके बाद अपन एक्सप्लेन करते हैं, तुलना करते हैं फिनॉल। एक तो फिनॉल की अम्लीय प्रवृत्ति, एक एल्कोहल की अम्लीय प्रवृत्ति और एक जल की अम्लीय प्रवृत्ति। इन तीनों की अम्लीय प्रकृति के बारे में अपन कंपेयर करते हैं, तुलना कि किसकी अम्लीय प्रवृत्ति अधिक होती है और किसकी अम्लीय प्रवृत्ति कम होती है। इधर देखना, कंपेरिजन ऑफ एसिडिक नेचर फिनॉल एल्कोहल एंड वाटर। फिनॉल, एल्कोहल और जल की अम्लीय प्रवृत्ति की तुलना कीजिए। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, RBS पूछा जाता है, कई बार आया हुआ है। देखो जरा, फिनॉल इधर एथिल अल्कोहल और कोमा जल H2 की अम्लीय प्रकृति की तुलना। H2 की अम्लीय प्रवृत्ति की तुलना कीजिए। देखो तीनों की अम्लीय प्रवृत्ति की तुलना करते हैं कि कौन अधिक अम्लीय है, फिनॉल ज्यादा अम्लीय है या एथिल अल्कोहल ज्यादा अम्लीय है या जल अधिक अम्लीय होता है। देखो जरा, फिनॉल से H+ निकलने के पश्चात, फिनॉल से H+ निकलने के पश्चात फिनॉक्साइड आयन बनता है। जो इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा इस बंद की, ये फिनॉक्साइड आयन बन रहा है। ठीक, इसके बाद इधर एथिल अल्कोहल से H+ निकलने के पश्चात दो इलेक्ट्रॉन छोड़ कर जाएगा, -H+, ये बनेगा एथोक्साइड आयन। और H2O से H+ निकलने के पश्चात ये बनता है हाइड्रोक्साइड आयन, OH- आयन। इन तीनों को समझना। फिनॉल से H+ निकलने के पश्चात फिनॉक्साइड आयन बनता है। एथिल अल्कोहल से H+ निकलने के पश्चात एथोक्साइड आयन बनता है
जबकि H2O से H+ निकलने के पश्चात हाइड्रोक्साइड आयन बनता है। अब इन तीनों के अंदर प्राप्त होने वाला एनायन ये अलग अलग होता है। इन तीनों की मैं कंपैरिजन करूं कि फिनॉल ज्यादा अम्लीय होगा या एल्कोहल अधिक अम्लीय होगा या जल अधिक अम्लीय होगा। तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले अपन ये OH जिस कार्बन से बंधित होता है, इस कार्बन का संकलन देखो sp2 होता है। एथिल अल्कोहल में OH जिस कार्बन से बंधित होता है उसका संकलन sp3 होता है। इसके अंदर ऑक्सीजन केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन का संकलन क्या होता है, sp3। देखो sp2 संगत कार्बन की विद्युलता क्या होती है, उच्च, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद ये फिनॉक्साइड आयन बना है। इस फिनॉक्साइड आयन के अंदर देखो रेजोनेंस देखने को मिलता है, ये नेगेटिव चार्ज, ये एकल बंध और द्विबंध, अर्थात फिनॉक्साइड आयन के अंदर अनुनाद पाया जाता है। जबकि ये वाला बना है एथोक्साइड आयन, इस एथोक्साइड आयन के अंदर अनुनाद नहीं पाया जाता। एथोक्साइड आयन के अंदर अनुनाद नहीं पाया जाता। ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई यहाँ पर होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई कहाँ पर होंगे, इस जगह पर इधर। तो ये क्या बनेगा, इसकी रेडिएटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं। ये इसकी अगली रेडिएटिंग स्ट्रक्चर होगी अपन नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, ये लोन पेयर पहले से ही है, दोनों ये लोन पेयर रहे इधर, ये नेगेटिव चार्ज और ये डबल बॉन्ड। इसकी नेक्स्ट रेडिएटिंग स्ट्रक्चर क्या होगी, फर्स्ट रेडिएटिंग स्ट्रक्चर ये होगी, सेकंड ये। इसके बाद नेगेटिव चार्ज की विद्युलता कम होगी, उदासीन की ज्यादा होगी, इस sp2 संयुग्म की। ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई इधर होंगे, ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई इधर होते हैं। वैसे ही इसकी अनुनादी संरचना आएगी, ये डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन, ये लोन पेयर। नेक्स्ट में इस नेगेटिव की विद्युलता कम होगी, इलेक्ट्रॉन सप्लाई यहाँ पर करेगा, ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई यहाँ पर होंगी इधर, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज और ये डबल बॉन्ड। उसके बाद इसके इलेक्ट्रॉन सप्लाई यहाँ पर होंगे, ये नेगेटिव चार्ज वापस से आ जाएगा, ये नेगेटिव। इस प्रकार से ये 5 अनुनादी संरचनाएं अपने को देखने को मिलती हैं, फोर्थ और ये फिफ्थ। ये 5 अनुनादी संरचनाएं अपने को देखने को मिलती हैं इसकी फिनॉक्साइड आयन की। इन फिनॉक्साइड आयन की 5 अनुनादी संरचनाएं होती हैं। इस वजह से इस फिनॉक्साइड आयन का स्थायित्व उच्च होता है और फिनॉक्साइड आयन का स्थायित्व उच्च होने की वजह से ही इसमें अनुनाद मिलता है फिनॉक्साइड आयन के अंदर, जबकि इथोक्साइड आयन के अंदर अनुनाद नहीं पाया जाता है। तो इस फिनॉक्साइड आयन के अंदर अनुनाद उपस्थित होने के कारण इस फिनॉक्साइड की अम्लीय प्रवृत्ति किसकी तुलना में, एल्कोहल की तुलना में उच्च होती है। फिनॉक्साइड की अम्लीय प्रवृत्ति एल्कोहल की तुलना में क्या होती है, उच्च, ठीक। देन इसके बाद में फिर हम लोग एल्कोहल और जल की एसिडिक प्रवृत्ति की तुलना करते हैं। देखो जल को क्या माना जाता है, उदासीन माना जाता है। जल को क्या माना जाता है, उदासीन। लेकिन मैं कंपेयर कर रहा हूँ एथिल अल्कोहल और जल के बीच में, इन दोनों में से कौन अधिक अम्लीय होगा, एथिल अल्कोहल अधिक अम्लीय होता है या जल अधिक अम्लीय होता है। तो देखो एसिडिटी है, एसिडिटी ये समानुपाती होती है इधर -R -H और -I की, और व्युत्क्रमानुपाती होती है +R +H और +I की, ठीक। तो इधर देखना एथिल अल्कोहल के अंदर जो ये वाला समूह होता है एल्किल समूह, इस एल्किल समूह का ये लगता है +I प्रभाव, और इस +I प्रभाव की वजह से ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज की बाहुल्यता बढ़ जाती है। नेगेटिव चार्ज की जब बाहुल्यता बढ़ेगी तो इस OH बंध की ध्रुवता कम हो जाती है। ये OH बंध कम ध्रुवीय, जो ध्रुवीय प्रवृत्ति है इसकी कम हो जाती है। जब इस OH बंध की ध्रुवीय प्रवृत्ति कम हो जाती है, इस H+ का निकलना मुश्किल हो जाता है।
इस वजह से मैं कह सकता हूँ कि जल की एसिडिक नेचर है वो एल्कोहल की तुलना में, एथिल एल्कोहल की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। तो इस प्रकार से फिनॉल, एथिल एल्कोहल और जल, इन तीनों की अम्लीय प्रवृत्ति की मैं तुलना करूं तो फिनॉल सबसे अधिक अम्लीय होगा। उसके बाद ये H2 होता है और देन एथिल एल्कोहल C2H5, ये OH होता है। इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि सबसे अधिक एसिडिक नेचर फिनॉल की होती है, उससे कम एथिल एल्कोहल की होती है और सबसे कम किसकी होगी, सबसे कम होती है जल की। ये इसकी अम्लता का घटता हुआ क्रम है, ठीक। क्यों, फिनॉक्साइड आयन में अनुनाद पाया जाता है जबकि एथॉक्साइड आयन के अंदर अनुनाद नहीं पाया जाता है। इस वजह से फिनॉल की अम्लीय प्रवृत्ति एथिल एल्कोहल की तुलना में अधिक होती है। अब इन दोनों की तुलना करें अपन तो इसमें एथिल एल्कोहल में +I प्रभाव वाला समूह उपस्थित होता है, जबकि इसके अंदर, जल के अंदर +I प्रभाव वाला कोई भी समूह उपस्थित नहीं होता है। ये +I प्रभाव वाले समूह अम्लीय प्रवृत्ति को घटाते हैं, जिससे ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज की बाहुल्यता बढ़ जाती है। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज की बाहुल्यता बढ़ने के कारण, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज की बाहुल्यता बढ़ने के कारण OH बंध की द्रव्यता कम होगी और OH बंध की द्रव्यता कम होने पर हाइड्रोजन का निष्कासन मुश्किल से होता है, कठिनाई से होता है। इसी वजह से एथिल एल्कोहल की अम्लीय प्रवृत्ति जल की तुलना में क्या होती है, कम होती है, ठीक। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, ये तो फिनॉल, एथिल एल्कोहल और जल की अम्लीय प्रवृत्ति की तुलना हो गई। उसके बाद आता है कि फिनॉल और फिनॉक्साइड आयन में से कौन एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया के प्रति उच्च क्रियाशील होता है, इसको समझाइए। प्रश्न आता है फिनॉक्साइड आयन एवं फिनॉल, क्योंकि मैंने यहाँ पर इस प्रश्न को इस वजह से ले रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दोनों की लिख रखी है, तो इसकी दोनों की नहीं, एक तो मैंने फिनॉक्साइड आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख रखी है और फिनॉल की मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो जरा कि फिनॉक्साइड आयन और फिनॉल में, फिनॉक्साइड आयन और फिनॉल, इन दोनों में तुलना करते हैं अपन कि एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया के प्रति कौन उच्च क्रियाशील होता है और क्यों। देखो इधर, ये रहा फिनॉल, ये OH, ये लोन पेयर रहे, 2 लोन पेयर, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। देखो लोन पेयर का, फिनॉल के अंदर लोन पेयर का द्विबंध के साथ संयुग्मन है। ये फिनॉल नेगेटिव चार्ज, सॉरी लोन पेयर, ये एकल बंध और द्विबंध। इसका मतलब क्या है, लोन पेयर का द्विबंध के साथ संयुग्मन है। इसमें इसका मतलब है फिनॉल के अंदर भी अनुनाद देखने को मिलता है, फिनॉल के अंदर भी अनुनाद पाया जाता है। अनुनाद की वजह से इस बंध के इलेक्ट्रॉन सप्लाई यहाँ पर होंगे, क्यों, हमेशा नेगेटिव, सॉरी लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन द्विबंध की ओर सप्लाई होते हैं, क्योंकि ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन द्विबंध के द्विबंध टूटेगा और तो स्थिति पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। इधर ये डबल बॉन्ड O और ये H, एक लोन पेयर गया है तो यहाँ पर कौन सा आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक। ये नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड। उसके बाद ये सब की सब जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है नेक्स्ट, ये किसके समान हो जाएंगी, फिनॉक्साइड आयन के समान। कैसे बनेंगी, ये नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सप्लाई होंगे, इस पाइबंध के इलेक्ट्रॉन पैरा पड़ जाएंगे। इधर ये नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड और इस ऑक्सीजन पर ये OH, लोन पेयर गया है, पॉजिटिव चार्ज यथावत रहेगी, इस बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं किया है अपन ने। इसके बाद में इस बंध नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन सप्लाई यहाँ पर होंगे, इस पाइबंध के इलेक्ट्रॉन सप्लाई यहाँ पर होते हैं। इधर ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड, ये O और H, ये पॉजिटिव चार्ज और ये लोन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई यहाँ पर हुए और लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन सप्लाई यहाँ पर होते हैं। इधर इस प्रकार से ये फिनॉल की भी 5 अनुनायी संरचनाएं बनती है। फर्स्ट
सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। ये फिनोक्साइड आयन की, फिनोल की भी 5 अनुनायी संरचना बनती हैं और फिनोक्साइड आयन की भी 5 अनुनायी संरचना बनती है। अब इन दोनों में से तुलना करना है कि फिनोक्साइड आयन एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही ArSe के प्रति फिनोक्साइड आयन उच्च क्रियाशील है किसकी तुलना में? फिनोल की तुलना में। फिनोल भी एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है और फिनोक्साइड भी एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है और इन दोनों के अंदर एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया इसकी ऑर्थो एवं पैरा स्थितियों पर संपन्न होती है। फिनोक्साइड आयन और फिनोल, याद रखना, इन दोनों में एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया ऑर्थो एवं पैरा स्थिति पर संपन्न होती हैं। और ये क्यों होती हैं अभी बताता हूं मैं। ऑर्थो एवं पैरा स्थिति पर फिनोक्साइड आयन और फिनोल इन दोनों में एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया ऑर्थो एवं पैरा स्थिति पर संपन्न होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फिनोल की अनुनायी संरचनाओं और फिनोक्साइड आयन दोनों की अनुनायी संरचनाओं से स्पष्ट होता है कि इसकी ऑर्थो एवं पैरा स्थितियों पर नेगेटिव चार्ज होता है। इसकी इप्सो के सापेक्ष इस ऑर्थो पर और यहाँ पर इप्सो के सापेक्ष इस ऑर्थो पर और पैरा पर नेगेटिव चार्ज है दोनों के अनुनायी संरचनाओं के अंदर, फिनोक्साइड आयन और फिनोल की के अंदर। इस वजह से इनमें ऑर्थो स्थिति और पैरा स्थिति इलेक्ट्रॉनिकली रिच होती हैं, इलेक्ट्रॉन धनी होती हैं। इसलिए आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही है वो ऑर्थो एवं पैरा स्थिति पर आक्रमण करता है। इसलिए फिनोक्साइड आयन और फिनोल दोनों में ही एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया ऑर्थो एवं पैरा स्थिति पर संपन्न होती है। ये बात तो इसकी संपन्न हुई ArSe की, कि ऑर्थो पैरा पर संपन्न होती है। अब नेक्स्ट ये आता है प्रश्न अपना कि फिनोक्साइड आयन का स्थायित्व फिनोल की तुलना में उच्च होता है। नंबर 1 बात, फिनोक्साइड आयन का स्थायित्व फिनोल की तुलना में उच्च होता है, नंबर 1 बात। नंबर 2 क्या है कि ArSe के प्रति रिएक्टिविटी में तुलना करूं कि एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता फिनोक्साइड आयन की उच्च होती है और फिनोल की कम होती है। इसके पीछे रीजन क्या है? इन दोनों का रीजन एक ही होता है, स्थायित्व का और इसकी रिएक्टिविटी का। देखो इधर फिनोक्साइड आयन की अनुनायी संरचनाओं को देखने पर अपने को स्पष्ट होता है कि इसमें फिनोक्साइड आयन की अनुनायी संरचनाओं को देखने पर अपने को यह स्पष्ट हो रहा है कि इसमें जो नेगेटिव चार्ज है फिनोक्साइड आयन की अनुनायी संरचना में, वो एक मोल इलेक्ट्रॉनिकली नेगेटिव एटम कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, मोल इलेक्ट्रॉनिकली नेगेटिव एटम ऑक्सीजन पर तो नेगेटिव चार्ज है। फिनोक्साइड आयन की अनुनायी संरचनाओं में एक उच्च विद्युतीय परमाणु ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। जबकि फिनोल की अनुनायी संरचनाओं में उच्च विद्युतीय ऑक्सीजन परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज है। 3 जगह ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, उच्च विद्युतीय परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज है। इस वजह से फिनोल का स्थायित्व फिनोक्साइड आयन की तुलना में कम होता है। फिनोक्साइड आयन के अंदर उच्च विद्युतीय परमाणु ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आता है। इनकी अनुनायी संरचनाओं में देखो, पहली और 5वीं अनुनायी संरचनाओं में ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, जबकि इन तीनों में ये जो 3 अनुनायी संरचनाएं बन रही हैं, इन 3 अनुनायी संरचनाओं के अंदर ऑक्सीजन परमाणु उदासीन है फिनोक्साइड आयन के अंदर, और का नेगेटिव चार्ज किस पर है? कार्बन पर है। जबकि फिनोल की अनुनायी संरचनाओं में पहली और 5वीं अनुनायी संरचना तो क्या है? ऑक्सीजन उदासीन है, लेकिन 3 अनुनायी संरचनाओं के अंदर उच्च विद्युतीय परमाणु ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, जो कि नहीं होना चाहिए। ऑक्सीजन उच्च विद्युतीय परमाणु पर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। इसी वजह से फिनोक्साइड आयन का स्थायित्व फिनोल की तुलना में उच्च होता है। मैं रिएक्टिविटी की बात करूं तो रिएक्टिविटी किसकी अधिक होगी? फिनोल की अधिक होती है या फिनोक्साइड आयन की अधिक होती है?
ARSE के प्रति एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति। तो देखना फिनोक्साइड आयन में ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है जबकि फिनोल उदासीन है। हम जानते हैं ओ नेगेटिव की विद्युत ऋणता ऑक्सीजन उदासीन की तुलना में कम होती है। इसकी ओ नेगेटिव की विद्युत ऋणता इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ये कम होगी ओ नेगेटिव की, और ओ उदासीन की इसकी ओ ऑक्सीजन की न्यूट्रल की विद्युत ऋणता अधिक होती है किसकी तुलना में, ओ माइनस की तुलना में। जब इस ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक है तो इस ऑक्सीजन का माइनस आई प्रभाव, OH समूह का माइनस आई प्रभाव किसकी तुलना में, O माइनस की तुलना में उच्च लगेगा, क्योंकि O माइनस का लगता है प्लस आई प्रभाव, O माइनस का लगता है प्लस आई प्रभाव, जबकि OH समूह का लगता है माइनस आई प्रभाव। ठीक, O माइनस का प्लस आई प्रभाव क्यों लगता है, इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन बेंजीन वलय के लिए सप्लाई कर सकता है, बेंजीन के लिए सप्लाई कर सकता है, क्योंकि ये पहले से ही इलेक्ट्रॉनिकली रिच है। इसी वजह से ये O माइनस इलेक्ट्रॉन त्यागी समूह है, जबकि OH समूह इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है। और इन दोनों के अंदर अनुनाद तो प्लस आर इफेक्ट तो दोनों के अंदर ही लग रहा है, OH समूह का O माइनस का प्लस आर इफेक्ट लग रहा है, लेकिन O माइनस का प्लस आर के साथ साथ प्लस आई इफेक्ट लगता है, जिस वजह से बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व, जिस वजह से फिनोक्साइड आयन का में ऑक्सीजन का O माइनस का एक तो प्लस आर लग रहा है और एक प्लस आई लग रहा है। इस वजह से फिनोक्साइड आयन में बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व फिनोल की तुलना में काफी उच्च होता है, जबकि फिनोल में इस OH समूह का प्लस आर लग रहा है, साथ ही साथ माइनस आई लग रहा है। माइनस आई की वजह से इस बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है। इसी वजह से फिनोक्साइड आयन की ARSE के प्रति रिएक्टिविटी, फिनोक्साइड आयन की ARSE के प्रति रिएक्टिविटी उच्च होती है किसकी तुलना में, फिनोल की तुलना में। मैं वापस से एक्सप्लेन करता हूँ इसको। इधर फिनोक्साइड आयन में ऑक्सी O माइनस ये समूह होता है, इसका प्लस आर और प्लस आई इफेक्ट लगता है। ये दोनों समूह क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागी प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक, जबकि फिनोल में OH समूह का प्लस आर के साथ साथ माइनस आई प्रभाव लगता है। इस वजह से क्या होगा, माइनस आई प्रभाव की वजह से फिनोल पर में बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, जबकि प्लस आर और प्लस आई दोनों प्रभाव की वजह से इसमें फिनोक्साइड आयन में फिनोल की तुलना में बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ने के कारण फिनोक्साइड आयन की ARSE के प्रति रिएक्टिविटी उच्च होती है, और हम कह सकते हैं रिएक्टिविटी ऑफ ARSE ये समानुपाती होती है। रिएक्टिविटी ऑफ ARSE ये समानुपाती होती है प्लस आर प्लस एच और प्लस आई प्रभाव की, और व्युत्क्रमानुपाती होती है माइनस आर माइनस एच और माइनस आई प्रभाव की। इस प्रकार से इसकी रिएक्टिविटी की तुलना कर दी अपन ने, इसकी एसिडिक नेचर की तुलना कर दी, फिनोल की अम्लीय प्रवृत्ति की, एथिल अल्कोहल की अम्लीय प्रवृत्ति और जल की अम्लीय प्रवृत्ति की तुलना कर दी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फिनोल की अम्लीय प्रवृत्ति पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव। इधर देखो, बहुत अच्छा है, कई बार आता है कि फिनोल की अम्लीय प्रवृत्ति पर प्रतिस्थापियों के प्रभाव को समझाएंगे, तो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। इधर देखो, अगर एसिडिक नेचर आती है, या तो फिनोल की अम्लीय प्रवृत्ति पूछी जाएगी, या एल्कोहल की अम्लीय प्रवृत्ति पूछी जाती है, या कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय प्रवृत्ति पूछी जाती है। ठीक, यहाँ पर अम्लीय प्रवृत्ति की बात करूं तो अम्लीय प्रवृत्ति जो पूछी जाएगी वो किसकी पूछी जाएगी, फिनोल की। देखो इधर, फिनोल की अम्लीय प्रकृति पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव। फिनोल की अम्लीय प्रकृति पर
पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव। इधर देखना, फिनोल की अम्लीय प्रवृत्ति पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव क्या है। देखो इधर एसिडिटी ऑफ फिनॉल ये समानुपाती होती है के, ये व्युत्क्रमानुपाती होती है पी के, ये समानुपाती होती है पीएच के, सॉरी ये समानुपाती होती है प्लस आर, इधर प्लस आर नहीं, माइनस आर माइनस एच और माइनस आई के, और व्युत्क्रमानुपाती होती है प्लस आर प्लस एच और प्लस आई। ये प्लस माइनस आर माइनस एच और माइनस आई प्रभाव वाले समूह हैं, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, जो कि 11वीं क्लास में आप पढ़ चुके हो। और ये प्लस आर और प्लस एच और प्लस आई प्रभाव वाले समूह होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन त्यागी समूह, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन त्यागी समूह। और इधर ये माइनस आर माइनस एच और माइनस आई प्रभाव वाले होते हैं इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह। अब इनमें तुलना करते हैं कि फिनोल की प्रतिस्थापियों पर इन इलेक्ट्रॉन आकर्षी और इलेक्ट्रॉन त्यागी समूह का क्या प्रभाव पड़ता है। इधर देखो, ये अपन ने फिनोल ली, मैं एग्जाम्पल लेकर के समझा रहा हूँ, ये OH समूह है। इसकी वेरियस स्थितियों पर मैं प्रतिस्थापियों को लगाता हूँ और देन इसकी एसिडिक नेचर का कंपेरिजन करूँगा। ये फिनोल लिया है सब मैंने, यहाँ पर इस फिनोल में कोई भी इलेक्ट्रॉन आकर्षी ग्रुप नहीं लगाता हूँ। यहाँ पर ये ऑर्थो पर ये NO2 समूह 1, इस ऑर्थो पर एक NO2 समूह और इस पैरा पर एक NO2 समूह लगा दिया। इसके अंदर एक ऑर्थो पर NO2 लगा दिया, एक पैरा पर NO2 लगा दिया और इस मेटा पर भी क्या लगा दिया NO2। नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर इसमें मैं यहाँ पर OH ग्रुप लगा हुआ है, इसकी ऑर्थो पर NO2, दोनों ऑर्थो पर NO2 लगा दूंगा और एक पैरा पर NO2 लगा देता हूँ। और अब कंपेरिजन करता हूँ, मैं तुलना करता हूँ इन तीनों की एसिडिटी के अंदर, तीनों चारों की एसिडिटी में किसकी एसिडिटी उच्च होती है। देखो ये दो एग्जांपल्स लिए हैं, दोनों एग्जांपल्स में अपन तुलना करते हैं। इसमें एसिडिटी ऑफ फिनोल निकालते हैं, इसमें भी फिनोल की एसिडिटी निकालते हैं। इन प्रतिस्थापियों का जो फिनोल की ऑर्थो और पैरा और मेटा पर जो प्रतिस्थापी समूह जुड़े होते हैं, इन प्रतिस्थापी समूहों का इसकी एसिडिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको देखते हैं। देखो कि फिनोल की एसिडिटी को इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जो है ये बढ़ाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन त्यागी समूह घटाते हैं। ये ऐसा कि अपने को इससे स्पष्ट होता है कि जब बेंजीन वलय की ऑर्थो और पैरा और मेटा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह उपस्थित होते हैं तो ये फिनोल की अम्लीय प्रवृत्ति को बढ़ा देते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन त्यागी इलेक्ट्रॉन दाता समूह उपस्थित होने पर ये अम्लीय प्रवृत्ति को घटा देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जब बेंजीन वलय पर उपस्थित होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन घनत्व को अपनी तरफ खींचेंगे, जिससे कि ये इलेक्ट्रॉन को इससे खींचेगा। मैं यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन को इधर खींच रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन इससे खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाते हैं। जब बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह उपस्थित होते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर OH बंध की द्रव्यता बढ़ जाती है, और जब OH बंध की द्रव्यता बढ़ेगी तो ऐसी स्थिति के अंदर हाइड्रोजन का निष्कासन सुगमता पूर्वक हो जाता है। लेकिन जब बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन त्यागी इलेक्ट्रॉन दाता समूह उपस्थित होते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, जिससे कि OH बंध की द्रव्यता कम हो जाती है और हाइड्रोजन का निष्कासन सुगमता पूर्वक नहीं होता है। अपने को ये देखना है कौन कौन से समूह हैं जो बेंजीन वलय पर उपस्थित हैं। इन समूहों का किसका तो प्लस R लग रहा है, किसका माइनस R लग रहा है, किसका प्लस H लग रहा है, किसका माइनस H लग रहा है, किसका प्लस I, किसका माइनस I। सवाल इस लाइन से सॉल्व होगा
जब तक आपको इफेक्ट लगाना नहीं आता है, ये 11th क्लास की जीओसी है, जब तक आपको इफेक्ट लगाना नहीं आता है तब तक इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो आपको इफेक्ट लगाना बहुत जरूरी आना चाहिए। इधर देखिएगा भाई, इस NO2 समूह का लगता है -R और -I। ये ऑर्थो पर है, जब इसका लगेगा -R -I, इसका -R और इसका भी -I। ये NO2 समूह ऑर्थो पर है, इस OH के सापेक्ष ये -R और -I। ये OH समूह F2 के सापेक्ष NO2 समूह पैरा पर है, इसका -R और -I। ये NO2 समूह मेटा पर है तो इसका केवल और केवल -I लगेगा, -R। हाइपर कॉन्जुगेशन एंड रेजोनेंस इफेक्ट डज नॉट वर्क एट दी मेटा पोजीशन, कि मेटा स्थिति पर न तो हाइपर कॉन्जुगेशन अतिशयोन प्रभाव काम करता है अर्थात +H और -H मेटा स्थिति पर नहीं लगता है। इसी प्रकार से +R और -R प्रभाव भी ऑर्थो स्थिति पर ऑर्थोनिक पैरा स्थिति पर नहीं लगता है, केवल ऑर्थो नहीं मेटा पर। कि मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, रेजोनेंस इफेक्ट है अर्थात +R और -R प्रभाव है जो ऑर्थो स्थिति पर और पैरा स्थिति पर इक्वल इंटेंसिटी में लगता है, लेकिन मेटा स्थिति पर +R और -R प्रभाव कार्य नहीं करता है। मेटा पर केवल और केवल प्रेरणिक प्रभाव +I और -I ही कार्य करते हैं। जिस समूह की विद्युलता उच्च होगी उसका -I और जिसकी कम होगी उसका +I प्रभाव लगता है। यहाँ पर इस नाइट्रोजन की विद्युलता कार्बन से ज्यादा, इस बेस से इसका -I प्रभाव लगता है। यहाँ पर ये दोनों ऑर्थो पर है, इस वजह से इसका -R लगेगा और साथ ही साथ विद्युलता उच्च होने की वजह से इसका -I लगेगा। ये पैरा पर है तो इसका -R लगेगा, विद्युलता उच्च होने की वजह से -I लगेगा। तो किस पर -R वाले समूह, अभी आपको ये याद रखना है कि जो रेजोनेंस प्रभाव है वो अतिसंयुग्मन प्रभाव के ऊपर प्रभावी होता है और अतिसंयुग्मन प्रभाव है वो प्रेरणिक प्रभाव के ऊपर प्रभावी होता है। ये माना जाता है कि रेजोनेंस इफेक्ट इज ऑलवेज डोमिनेंट ओवर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट इज ऑलवेज डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। कि जो अतिसंयुग्मन प्रभाव है जो अनुनाद प्रभाव है वो अतिसंयुग्मन पर प्रभावी माना जाता है और अतिसंयुग्मन है वो प्रेरणिक प्रभाव पर प्रभावी माना जाता है। इसको मानते हुए अपने को प्रश्न सॉल्व आउट करना है। ठीक, सबसे अधिक -R वाले किस पर लगे हुए हैं? 5 नंबर पर लगे हुए हैं, तो 5 की एसिडिटी सबसे अधिक होगी। मैं एसिडिटी का घटता क्रम लिख रहा हूं भैया, घटता क्रम किसका? अम्लता का, इसकी अम्लता का फिनॉल और उसके फिनॉल की अम्लता का घटता होगा। 5वें की अम्लता सबसे अधिक होगी। उसके बाद -R वाले किस पर हैं? देखो 3 पर -R वाले ये 2 हैं, जबकि 4 पर -R वाले 2 हैं, साथ ही साथ एक -I वाला भी है। यहाँ पर 3 पर -R वाले 2 हैं और दोनों का -I लग रहा है इक्वल। यहाँ पर दोनों का -R और साथ साथ -I लग रहा है, लेकिन एक तीसरा ये वाला मेटा वाला है, इसका -I लग रहा है। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज अर्थात इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह की संख्या उच्च है, तो उसके बाद 4 की एसिडिटी होगी, 5 के बाद देन 3rd की, उसके बाद 2nd की और 1st की एसिडिटी सबसे कम। ओके, ये पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। दूसरे क्वेश्चन में देखो, इधर SCH3 समूह का जो ऑर्थो पर है इसका +H और +I लगता है। ये NO2 समूह है, ऑर्थो पर इसका -R और -I लगता है। ये OCH3 समूह ऑर्थो पर इसका +R और -I लगता है। +R तो लोन पेयर की वजह से लगता है, लोन पेयर डोनेट करेगा और लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप जब बेंजीन वलय पर स्थित होते हैं और इन लोन पेयरों का द्विबंध के साथ अगर संयुग्मन होता है तो ऐसी स्थिति के अंदर इन लोन पेयर कंटेनिंग समूह का इस बेंजीन वलय पर +R प्रभाव लगता है।
इस ऑक्सीजन की विद्युलता कार्बन से ज्यादा है, इस वजह से इसका माइनस आई प्रभाव लग रहा है। ठीक, माइनस आर और माइनस आई, ये माइनस आर और माइनस आई। ठीक, तो सबसे अधिक माइनस आर वाले कहां पर हैं? 5वें नंबर पर है, तो 5 की एसिडिटी सबसे ज्यादा। उसके बाद माइनस आर वाला कहां पर है? 3 पर है, तो 3 की एसिडिटी उससे कम। उसके बाद कोई माइनस आर वाला है क्या? नहीं है। उसके बाद प्लस वाले हैं, तो प्लस वाले तो एसिडिटी को घटाएंगे, तो इनकी एसिडिटी जो सबसे कम आएगी प्लस वालों की। उसके बाद क्या आएगा? फिनॉल, क्योंकि यहाँ पर कोई भी समूह लग रहा है तो उदासीन फिनॉल आएगा। उसके बाद आएगा 1 नंबर। देन प्लस वालों की एसिडिटी फिनॉल की तुलना में भी कम होगी। क्यों? क्योंकि ये अम्लता को घटाते हैं। तो यहाँ पर देखो प्लस आर लग रहा है, प्लस एच लग रहा है, और यहाँ पर प्लस आर लग रहा है। तो आप याद रखना, चाहे यहाँ पर भले से माइनस आई लग रहा है, लेकिन इस माइनस आई के ऊपर अति संयुग्मन अनुनाद प्रभाव है, प्लस आर धनात्मक अनुनाद प्रभाव है, वो प्लस आर प्रभाव है, वो माइनस आई के ऊपर प्रभावी होगा। तो मैं कह सकता हूँ क्या कि प्लस आर इफेक्ट डोमिनेंट ओवर माइनस आई, इसी वजह से इसकी एसिडिटी सबसे कम होगी। क्यों? क्योंकि प्लस आर प्रभाव अति संयुग्मन पर प्रभावी है। तो उसके बाद आएगा कौन सा? ये 1 के बाद फिर 2 नंबर, और सबसे लास्ट में आता है ये 4 नंबर। ये एसिडिटी का घटनाओं क्रम है। ये इस प्रकार के सवाल मैंने फिनॉल की अम्लता पर प्रतिस्थापियों के सवाल पूछे हैं। इस प्रकार के सवाल नो डाउट जेई मेंस के अंदर और एडवांस के अंदर भी काफ़ी पूछे जाते हैं कि एसिडिटी और फिनॉल की एसिडिटी और फिनॉल की अम्लीय प्रवृत्ति पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव, इफेक्ट और सब्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल की अम्लता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव। इस प्रकार के क्वेश्चन रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस हैं जो कि जेई मेंस और एडवांस लेवल के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। नीट के अंदर भी काफ़ी पूछे जाते हैं। सीबीएसई आरबीएसई में क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं इस टाइप के, क्योंकि आरबीएसई का पेपर है वो बहुत कठिन नहीं बनता है। आरबीएसई हमेशा सबसे सरल से सरल क्वेश्चन को बच्चे के लिए देती है, कठिन पेपर नहीं बनाती है। वो तो आपको थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि फिनॉल की अम्लीय प्रवृत्ति एल्कोहल की तुलना में उच्च होती है, क्यों? आपको एक्सप्लेन कर दिया था मैंने कि फिनॉल से फिनॉक्साइड आयन बनता है, एल्कोहल से एल्कोक्साइड आयन बनता है। फिनॉक्साइड आयन के अंदर अनुनाद होता है, जबकि एल्कोक्साइड आयन के अंदर अनुनाद नहीं होता है। इसी वजह से फिनॉक्साइड आयन की अम्लीय प्रवृत्ति, फिनॉल की अम्लीय प्रवृत्ति फिनॉक्साइड एल्कोहल की तुलना में बहुत छोटी है। बिल्कुल थ्योरेटिकल सिद्धांतिक क्वेश्चन पूछता है। रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आरबीएसई नहीं पूछता है, लेकिन आपसे पूछ नहीं तो आप प्रिपेयर रहना। सबसे पहले अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रियली में पढ़ना है और इंटरेस्ट क्रिएट करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, तो आपको ये जो 11th क्लास का बेसिक है, रेजोनेंस इफेक्ट है, इधर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है, इंडेक्ट इफेक्ट है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। प्लस आर क्या है, माइनस आर क्या है, प्लस एच क्या है, माइनस एच क्या है, प्लस आई क्या है, माइनस आई। क्योंकि 11th क्लास के अंदर बच्चा लापरवाही करता है और उसका खामियाजा अपने को, जब बेसिक और कॉन्सेप्ट क्लियर्स नहीं होते हैं तो इसका खामियाजा अपने को 12th क्लास में भुगतना पड़ता है। तो आपको और आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी उसका अपनी जो सब्जेक्ट की कमियाँ हैं, अगर वो कमी अपने को स्टूडेंट के अंदर बरकरार बनी हुई है तो उन कमियों की वजह से स्टूडेंट बहुत परेशान रहता है। और इन कमियों का निदान भाई टीचर सिर्फ और सिर्फ मदद के लिए होता है, स्टूडेंट खुद करता है टीचर बाय टीचर की हेल्प के माध्यम से। मैं इधर जैसे भी मेरे को टाइम मिलेगा तो टाइम मिलने पर मैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियो अवश्य ही अपलोड करूँगा, लेकिन कुछ टाइम मिल जाए, टाइम मिलने पर मैं जीओसी की वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा आपके लिए। आपको जीओसी में ये मान करके पढ़ा रहा हूँ कि आपकी जीओसी आती होगी। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सिंपल और इजी है। ये इधर देखना, ये एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल ये पूरा की पूरा समाप्त होता है। देन इसकी जो नेक्स्ट रिएक्शंस हैं फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टियों में, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता की तुलना। इस रिएक्शन के माध्यम से अपन फिनॉल और कार्बोक्सिलिक अम्ल में विभेद कर सकते हैं। यह कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड ये फिनॉल की तुलना में
अधिक अम्लीय भी है। क्यों बताएंगे? क्योंकि इस फिनॉल की तो 5 अन्नायी संरचनाएं बनती हैं, जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल की 2 फिनोक्साइड आयन, फिनॉल से H+ निकलने के पश्चात फिनोक्साइड आयन बनता है, जबकि फिनॉल से H+ आयन निकलता है तो फिनोक्साइड आयन बनता है, और जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल से H+ निकलने के पश्चात कार्बोक्सिलेट आयन बनता है। कार्बोक्सिलेट आयन की 2 तुल्यकालिक अन्नायी संरचनाएं बनती हैं, जबकि फिनोक्साइड आयन की अन्नायी संरचनाएं तुल्यकालिक नहीं होती हैं, और इन तुल्यकालिक अन्नायी संरचनाओं का स्थायित्व अतुल्यकालिक अन्नायी संरचनाओं की तुलना में उच्च होता है। इसी वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल की तुलना में अधिक अम्लीय है। अब देखो इधर मैं और इन फिनॉल और कार्बोक्सिलिक अम्ल इन दोनों में विभेद कर रहा हूँ। देखो ये सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 ये दुर्बल क्षार है। जब इसके अंदर कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर इस दुर्बल क्षार सोडियम बाइकार्बोनेट को डाला जाता है तो तीव्र बुदबुदाहट के साथ इधर CO2 गैस बाहर निकलती है और सॉल्ट के रूप में अपने को सोडियम कार्बोक्सिलेट बनता है। ये सोडियम कार्बोक्सिलेट, जबकि यहाँ पर और CO2 गैस बाहर निकलती है, जबकि फिनॉल है ये दुर्बल क्षार सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं करती है। इससे सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा अपन कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल में दोनों विभेद कर सकते हैं। ये तो क्रिया करता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, जबकि फिनॉल क्रिया नहीं करता है। अब दोनों की अम्लता की तुलना करें तो देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल से H+ निकलेगा तो इससे बनेगा कार्बोक्सिलेट आयन, ये RC डबल बॉन्ड O, ये O-, ये कार्बोक्सिलेट आयन, इसका नाम है कार्बोक्सिलेट आयन। और इस कार्बोक्सिलेट आयन की अन्नायी संरचना ये रही, क्योंकि नेगेटिव चार्ज एकल बंध और द्विबंध इसमें अनुनाद है तो इसकी अन्नायी संरचना ये रही, ये O- और ये डबल बॉन्ड। देखो ये फर्स्ट और सेकंड ये दोनों अन्नायी संरचनाएं कैसी हैं? तुल्यकालिक अन्नायी संरचनाएं, तुल्यकालिक अन्नायी संरचना। इन तुल्यकालिक अन्नायी संरचनाओं को अपन क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इन तुल्यकालिक अन्नायी संरचनाओं का स्थायित्व इस फिनोक्साइड आयन की, जो अपन ने अभी स्टार्टिंग में बनाई थी अपन ने, फिनोक्साइड आयन की अतुल्यकालिक अन्नायी संरचनाओं की तुलना में इन तुल्यकालिक अन्नायी संरचनाओं का स्थायित्व उच्च होता है। इसी वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल की तुलना में अधिक अम्लीय होता है। इससे क्या बनेगा? फिनॉल से H+ निकलने के पश्चात ये बनता है फिनोक्साइड आयन। चलो मैं अन्नायी संरचनाएं ड्रॉ कर देता हूँ। ये बनेगा फिनोक्साइड आयन O-। ये नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन इधर देगा, लोन पेयर मौजूद रहेगी पहले से ही, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सप्लाई होंगे इधर, तो ये स्थिति क्या होगी? डबल बॉन्ड, इस पर नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई इधर होंगे, इसके इलेक्ट्रॉन सप्लाई इधर होते हैं, नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड इधर, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन सप्लाई इधर होंगे, इसके इलेक्ट्रॉन सप्लाई इधर होते हैं, तो देन अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी? इधर ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई इधर होते हैं, इलेक्ट्रॉन सप्लाई यहाँ पर होंगे, तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी ये बन जाएगी। देखो ये फर्स्ट अन्नायी संरचना, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, ये 5 अन्नायी संरचनाएं बन गई। इन 5 अन्नायी संरचनाओं कोई सी भी तुल्यकालिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन दोनों अन्नायी संरचनाओं के अंदर फर्स्ट और सेकंड में विभेद नहीं कर सकते। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, देखो यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है। दोनों अन्नायी संरचनाएं इक्विवेलेंट हैं, तुल्यकालिक हैं। इन तुल्यकालिक अन्नायी संरचनाओं का स्थायित्व इन अतुल्यकालिक अन्नायी संरचनाओं की तुलना में उच्च होता है। ये अतुल्यकालिक क्यों है? क्योंकि इनमें किसी भी कोई भी अन्नायी संरचनाएं एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर नहीं है। ये 5 अन्नायी संरचनाएं एक दूसरे के सिमिलर नहीं है, इसलिए इनको बोला है अतुल्यकालिक संरचनाएं।
और इन अतुल्यकालिक संरचनाओं का अनुनायिक संरचना का स्थायित्व, इन तुल्यकालिक इक्विवेलेंट का मतलब होता है तुल्यकालिक और नॉन इक्विवेलेंट को बोलते हैं अतुल्यकालिक। इन अतुल्यकालिक अनुनायिक संरचनाओं की तुलना में ये तुल्यकालिक अनुनायिक संरचनाएं कार्बोक्सिलेट की उच्च होती हैं, स्थायी उच्च स्थायी होती है। इसी वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी फिनॉल की तुलना में अधिक होती है। ठीक, इसकी नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन पर आते हैं। फिनॉल की केमिकल रिएक्शन में आते हैं जिंक धातु के साथ क्रिया। तो देखो कई बार आरबीएससी के अंदर पूछी गई है ये कि जिंक धातु तो बोलते हैं अपन, कई बार आता है कि फिनॉल की यशरज के साथ क्रिया कराइए। यशरज मतलब जिंक धातु की धूल को बोलते हैं यशरज। जिंक धातु की धूल को क्या बोलते हैं? यशरज। जब फिनॉल को यशरज में डाला जाता है तो क्या प्रतिक्रिया होती है? आप याद रखना, यशरज क्या होता है? यशरज होता है जिंक डस्ट। जिंक धूल को बोलते हैं अपन यशरज। जब फिनॉल की क्रिया, जब फिनॉल को यशरज में डाला जाता है या फिनॉल की क्रिया जिंक धूल के साथ कराई जाती है तो अपने को क्या यशरज, किसी को बोलते हैं जिंक धूल। जिंक धूल के साथ कराई जाती है, यशरज के साथ कराई जाती है तो फिनॉल बेंजीन में अपचित हो जाती है और साथ ही साथ अपने को जिंक ऑक्साइड की प्राप्ति होती है। अर्थात फिनॉल की क्रिया जब जिंक धूल या यशरज के साथ कराई जाती है तो फिनॉल बेंजीन में अपचित हो जाती है। इधर ये H है, ये बेंजीन पर आ जाएगा, Zn और O ये जिंक ऑक्साइड बना देता है। इस प्रकार से जिंक धूल के साथ फिनॉल क्रिया करके बेंजीन में अपचित हो जाती है। ये कई बार आरबीएससी के अंदर पूछी गई है तो रिएक्शन इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ठीक, नेक्स्ट इसकी जो केमिकल रिएक्शन ले रहा हूं मैं, कि फिनॉल की केमिकल रिएक्शन ले रहा हूं मैं कि फिनॉल की का मैथिलीकरण, फिनॉल का मैथिलीकरण, मैथिलीकरण किसका? फिनॉल का। मैथिलीकरण कैसे करते हैं? मेथिलाइजेशन, कि जब एसीटोन ब्लैक के अंदर, एसीटोन सॉल्वेंट के अंदर फिनॉल की क्रिया NaOH के साथ कराई जाती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एसीटोन सॉल्वेंट के अंदर, तो देखो इधर क्या बनेगा? ये बनता है सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बनेगा? सोडियम फिनॉक्साइड। और बनने वाले सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया जब मिथाइल आयोडाइड के साथ कराई जाती है CH3I के साथ में, तो देखो ये तो क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल। ठीक, और ये कार्बन प्लस और आयोडीन माइनस, ये क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल का O- ये अटैक करेगा कार्बन पर CH3 प्लस पर, ये बना लेगा क्या? एनिसोल बना लेता है। ये बन गया एरोमेटिक ईथर एनिसोल। और साथ ही साथ ये बन गया, निकल गया क्या? NaI बाहर निकल गया। ये मेथिलाइजेशन हो गया, मैथिलीकरण, फिनॉल का मैथिलीकरण। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक अब क्रिया, ये विलियमसन कंटिन्यूअस ईथर सिंथेसिस के अंदर भी मैंने आपको स्टडी कराई थी। तो ये विलियमसन सतत ईथर संश्लेषण अब क्रिया भी है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये विलियमसन सतत ईथर संश्लेषण है। और फिनॉल का मैथिलीकरण किसके द्वारा करा सकते हैं? और अपन फिनॉल का मैथिलीकरण करा सकते हैं डाईएजोमेथेन से। जब फिनॉल का मैथिलीकरण अपन डाईएजोमेथेन से कराते हैं तब भी अपने को एनिसोल की प्राप्ति होती है। ये क्या है? एनिसोल। एनिसोल, ये एनिसोल, ये एरोमेटिक ईथर है। कैसा है? एरोमेटिक ईथर। जब फिनॉल की क्रिया अपन डाईएजोमेथेन के साथ कराते हैं CH2N2, ये है डाईएजोमेथेन। जब फिनॉल की क्रिया अपन डाईएजोमेथेन के साथ कराते हैं तो देखो ये H, ये CH3 के साथ, CH2 के साथ ये H बाइंड हो जाएगा, ये बना लेगा CH3, ये बन गया एनिसोल और ये N2 निकल जाएगा बाहर। इस प्रकार से डाईएजोमेथेन के द्वारा भी फिनॉल का क्या हो जाता है भैया? मैथिलीकरण हो जाता है, मैथिलाइजेशन हो जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन फिनॉल की अमोनिया के साथ क्रिया। कि फिनॉल अमोनिया के साथ
साथ कैसे क्रिया करता है। देखो जब फिनॉल की क्रिया अमोनिया के साथ निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में 573 केल्विन टेम्परेचर पर कराई जाती है, तो इस दौरान ये तीव्र परिस्थितियां होती हैं और अक्रिया एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस टेक प्लेस होती है और अपने को प्रोडक्ट के रूप में एनिलीन की प्राप्ति हुई। जब फिनॉल की क्रिया अमोनिया के साथ कराते हैं कितने टेम्परेचर पर, निर्जल ZnCl2 उत्प्रेरक लेंगे अपन, निर्जल एनहाइड्रस ZnCl2 उत्प्रेरक और 573 केल्विन टेम्परेचर लेते हैं, तो ये NH3 जो न्यूक्लियोफाइल है इस OH न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेसमेंट कर देगा, ये अटैक करेगा 100 पर, ये OH निकल जाएगा बाहर। इस प्रकार से ये NH3+ बनेगा, पहले ये NH3+, ये H+ को त्यागेगा, इस H+ को OH- देकर के वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देगा। ये पहले बनाएगा NH3+, H+ को त्यागता है और त्याग करके क्या देगा, NH2 बना लेगा और NH2 इसको बोलेंगे एनिलीन। जब बेंजीन वलय पर NH2 होता है तो एनिलीन, ये बन गया एनिलीन और ये H+ और OH- H2 बाहर निकाल देते हैं। ये अब क्रिया ARSN2 है का उदाहरण है, जो कि मैंने जो कि इस रिएक्शन को मैंने इसको नहीं पढ़ाया है। ARSN2 की क्रिया विधि को विस्तार पूर्वक मैंने हेलोएल्केन वाले चैप्टर में पढ़ाया है, ठीक है। नेक्स्ट ये फिनॉल की हो गई अमोनिया के साथ क्रिया, NH3 क्या है, अमोनिया। तो फिनॉल है वो अमोनिया के साथ क्रिया करके निर्जल ZnCl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में 573 केल्विन तापमान पर क्या बनाती है, एनिलीन बनाती है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नाइट्रोजन का लॉन्ग पेयर होगी। नेक्स्ट फिनॉल की आती है PCl5 के साथ क्रिया, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिनॉल की PCl5 के साथ रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद PCl5 के साथ में फिनॉल की क्रिया। देखो जरा, ये रहा फिनॉल PCl5 के साथ क्रिया करके, PCl5 को ऐसे लिख सकता हूँ PCl3, ये Cl और ये Cl। फिनॉल PCl5 के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, पहले बनाता है क्या, ये क्लोरोबेंजीन बनेगा, साथ ही साथ फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनता है और HCl निकल जाता है बाहर। गौर से सुनना इस रिएक्शन को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद PCl5। जब फिनॉल की क्रिया अपन PCl5 के साथ कराते हैं, अल्प मात्रा में जब फिनॉल लेते हैं तो ये बनेगा क्लोरोबेंजीन और फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और HCl निकल जाता है बाहर। लेकिन जब फिनॉल को अधिक में लिया जाता है, जब फिनॉल को अधिक में लेते हैं अपन, तो एक्सिस में फिनॉल लेने पर ये एक्सिस वाली फिनॉल है वो किसके साथ में, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड के साथ में क्रिया करके ट्राइफेनिल फॉस्फेट बना लेती है। किसके साथ, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड के साथ क्रिया करके क्या बना लेती है, ट्राइफेनिल फॉस्फेट। ये इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ये समूह को, इस बेंजीन वाले को में इस वाले समूह को ये OH निकल जाए तो फिनल समूह बचेगा, इसको C6H5 इसका होल थ्राइस और ये PO4, ये बन गया ट्राइफेनिल फॉस्फेट और साथ ही साथ ये 3 मोल HCl निकल जाता है बाहर, ठीक। उधर ये ट्राइफेनिल फॉस्फेट बन गया और 3 मोल HCl निकल जाता है बाहर, इसका नाम है ट्राइफेनिल फॉस्फेट। तो याद रखना कि जब फिनॉल की क्रिया PCl5 के साथ कराई जाती है तो पहले क्लोरोबेंजीन बनता है, क्लोरोबेंजीन और फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड HCl। लेकिन जब फिनॉल को एक्सेस में लिया जाता है तो एंड प्रोडक्ट के रूप में अपने को ट्राइफेनिल फॉस्फेट बनता है। क्या बनता है, ट्राइफेनिल फॉस्फेट। कई बार ये रिएक्शंस आई हुई है। ये 3 मोल ये फेनल समूह, इस देखो 3
ऑक्सीजन ये एक ऑक्सीजन ये 4 ऑक्सीजन हो जाएगी। इधर ये फॉस्फोरस एक रहा, ये 3H प्लस और ये 3Cl माइनस, ये 3HCl बाहर निकाल देते हैं। तो फिनॉल है और फिनॉल PCl5 के साथ क्रिया करके पहले क्लोरोबेंजीन बनाएगी और फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनाती है। और जब फिनॉल एक्सिस में लिया जाता है आधिक्य में, तो ये क्या करता है, ये फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड के साथ क्रिया करके ट्राइफेनल फॉस्फेट का निर्माण करता है। क्या करता है, ट्राइफेनल फॉस्फेट का संश्लेषण करता है। नेक्स्ट आता है इसका एस्टीकरण, किसका, फिनॉल का एस्टीकरण। तो देखो फिनॉल का एस्टीकरण और बेंजाइलीकरण। फिनॉल का एस्टीकरण अपन एसिटिक एनाइडाइड के साथ में, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में और एसिल क्लोराइड के साथ में भी करा सकते हैं। तो इधर देखना फिनॉल का क्या एस्टीकरण कैसे होता है। इधर देखो, जब फिनॉल की क्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ खनिज अम्ल की उपस्थिति में कराई जाती है तो फिनॉल का एस्टीकरण हो जाता है। जब फिनॉल की क्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ, ये लिख रहा हूं एस्टीकरण, जब फिनॉल की क्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल लिया, इसके साथ खनिज अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो इसका एस्टीकरण हो जाएगा। फिनॉल क्या है, एक एल्कोहल है, तो एल्कोहल का क्या जाएगा H और कार्बोक्सिलिक अम्ल का OH माइनस जाता है और ये बन जाएगा फेनल कार्बोक्सिलेट। ये एस्टर बन गया फेनल कार्बोक्सिलेट और साथ ही साथ ये H2 निकल गया बाहर, ये बन गया फेनल कार्बोक्सिलेट। ठीक, नेक्स्ट, जब फिनॉल की क्रिया अपन एनाइडाइड के साथ कराते हैं, ये लिया अपन ने एनाइडाइड, तो इस दौरान भी अपन खनिज अम्ल की उपस्थिति लेते हैं। खनिज अम्ल H+ लिया तो ये क्या करेगा, H+ इस सबके साथ क्रिया करके ये बना लेगा फेनल कार्बोक्सिलेट बना लेगा, तो एसिटिक एसिड निकल जाएगा बाहर। ये फेनल कार्बोक्सिलेट बन गया और ये कार्बोक्सिलिक एसिड निकल जाता है बाहर। ठीक, जब फिनॉल की क्रिया अपन एसिल क्लोराइड के साथ कराते हैं, एसिल क्लोराइड, ये है एसिल क्लोराइड, क्लोराइड के साथ कराते हैं तो इस दौरान फ्लोरीन की उपस्थिति दी जाती है। क्यों फ्लोरीन की उपस्थिति दी जाती है, क्योंकि जो बनने वाला HCl है वो HCl फ्लोरीन के साथ क्रिया करके फ्लोरीनियम क्लोराइड बना लेता है, जिससे कि अपक्रिया पश्च दिशा में विस्थापित नहीं होती है। ठीक, तो ये HCl जो निकला है वो फ्लोरीन के साथ क्रिया करके फ्लोरीनियम क्लोराइड बना लेगा और इसका ये एस्टीकरण हो जाता है और ये प्राप्त हो जाएगी अपने को फेनल कार्बोक्सिलेट, अर्थात ये एरोमेटिक एस्टर बन जाता है। ठीक, इधर ये फिनॉल का एस्टीकरण हो गया। ये जब फिनॉल की क्रिया कार्बोक्सिलिक एसिड या एनाइडाइड के साथ खनिज अम्ल की उपस्थिति में कराई जाती है तो अपने को एस्टर का संश्लेषण होता है, फेनल कार्बोक्सिलेट बनता है। और जब फिनॉल की क्रिया अपन एसिल क्लोराइड के साथ फ्लोरीन की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बनेगा, फेनल कार्बोक्सिलेट बनता है। साथ ही साथ जो HCl निष्कासित होता है वो HCl फ्लोरीन के साथ क्रिया करके फ्लोरीनियम क्लोराइड बना देता है, जिससे कि अपक्रिया पश्च दिशा में विस्थापित नहीं होती है। अगली रिएक्शन है इसका बेंजाइलीकरण। क्या है, बेंजाइलीकरण। ये रिएक्शन भी कई बार पूछी जाती है, बेंजाइलीकरण क्या है। इस बेंजाइलीकरण को साटन-बोहमान अपक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, साटन-बोहमान, साटन-बोहमान अपक्रिया के नाम से भी जाना जाता है बेंजाइलीकरण को। बेंजाइलीकरण देखो इसको बोलते हैं साटन-बोहमान अपक्रिया, बोहमान रिएक्शन। देखो जब फिनॉल की क्रिया अपन
बेंजाइल क्लोराइड के साथ कराते हैं। यह है बेंजाइल क्लोराइड C6H5 CuCl, यह बेंजाइल क्लोराइड के साथ बेंजाइल क्लोराइड। जब फिनॉल की क्रिया बेंजाइल क्लोराइड के साथ कराते हैं, किसकी उपस्थिति में? प्रीडीन की उपस्थिति में। जब फिनॉल की क्रिया बेंजाइल क्लोराइड के साथ कराते हैं प्रीडीन की उपस्थिति में, तो ये बनता है क्या? ये क्या बनता है अपने को? ये प्राप्त होगा फेनिल बेंजोएट। क्या प्राप्त होता है? फेनिल बेंजोएट, और ये HCl निकल जाता है बाहर। जो HCl निकलता है वो प्रीडीन के साथ क्रिया करके पीडीएम क्लोराइड बना देता है, जिससे कि अक्रिया पक्ष दिशा में विस्थापित नहीं होती है, और ये बनेगा फेनिल बेंजोएट, जो कि एक एरोमेटिक एस्टर है। और ये अक्रिया साटन बोहमान अक्रिया के नाम से जानी जाती है। बेंजाइलीकरण हो जाएगा फिनॉल का। जब फिनॉल क्रिया बेंजाइल क्लोराइड के साथ प्रीडीन की उपस्थिति में कराई जाती है तो फेनिल बेंजोएट बनता है। ये फेनिल, और ये क्या है? बेंजोइक एसिड का डेरिवेटिव है फेनिल बेंजोएट। जो HCl बनता है वो HCl प्रीडीन के साथ क्रिया करके प्रीडीनियम क्लोराइड बना लेता है। कैसे बनाता है? ये प्रीडीन रही, देखो इधर, सॉरी एक लोन पेयर आएगा इसके साथ, ये तो नाभिक इसलिए रहा, ये H+ लेगा, H+ लेकर के ये नाइट्रोजन से लोन पे गया है, इस पर पॉजिटिव चार्ज, ये Cl-, इसका नाम है प्रीडीनियम क्लोराइड। प्रीडीनियम क्लोराइड, प्रीडीनियम क्लोराइड बनने के कारण ये रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाती है। ठीक है, ये इसका क्या हो गया? बेंजाइलीकरण। नेक्स्ट रिएक्शन केमिकल में आती है इसकी फिनॉल की का ऑक्सीकरण। कौन सा आता है? फिनॉल का ऑक्सीकरण। जब फिनॉल का क्रोमिल क्लोराइड से ऑक्सीकरण होकर के फिनॉल है वो क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 से ऑक्सीकृत होकर के बेंजोक्विनोन देता है। देखो जब फिनॉल को वायु की उपस्थिति में खुला छोड़ दिया जाता है तो फिनॉल धीरे धीरे हल्के गुलाबी रंग में परिवर्तित हो जाती है, और लंबे समय तक जब फिनॉल को वायु के अंदर खुला छोड़ दिया जाता है तो ये गहरे गुलाबी रंग के अंदर परिवर्तित हो जाती है इधर, जो कि पैरा बेंजोक्विनोन बनने के कारण होता है। तो इसमें नेक्स्ट जो रिएक्शन है फिनॉल की वो है फिनॉल का ऑक्सीकरण। जब फिनॉल का अपन ऑक्सीकारक क्रोमिल क्लोराइड क्या होता है? CrO2Cl2 के साथ किया जाता है तो अपने को बेंजोक्विनोन की प्राप्ति होती है। इधर इस फिनॉल का ऑक्सीकरण अपन कराते हैं, ऑक्सीकारक कौन सा लें? CrO2Cl2, तो इधर ये बनेगा बेंजोक्विनोन। ये रहा बेंजोक्विनोन। यहाँ पर अपन या ये भी ले सकते हैं Na2Cr2O7 साथ के साथ सांद्र H2SO4 लेने पर भी या तो CrO2Cl2 से ऑक्सीकरण कराएं या Na2Cr2O7 और सांद्र H2SO4 के साथ भी अगर अपन ऑक्सीकरण कराते हैं तब भी बेंजोक्विनोन की प्राप्ति होती है। ये बनेगा बेंजोक्विनोन। तो फिनॉल का ये हो गया ऑक्सीडेशन। क्या हो गया? ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल क्रोमिल क्लोराइड के साथ ऑक्सीकृत होकर के बेंजोक्विनोन देती है। जब फिनॉल को या Na2Cr2O7 और सांद्र H2SO4 के साथ भी फिनॉल ऑक्सीकृत होकर के क्या देती है? बेंजोक्विनोन। इधर तो मैं कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ कि फिनॉल को जब अपन वायु के अंदर खुला छोड़ते हैं तो ये वायु से की उपस्थिति में ये ऑक्सीकृत होती है। पहले हल्का गुलाबी रंग आता है और उसके बाद लंबे समय तक इसका खुला छोड़ने पर इसका हल्का गुलाबी रंग ये गहरे गुलाबी रंग के अंदर परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से ये गहरा गुलाबी रंग पैरा बेंजोक्विनोन बनने के कारण आता है। जो बेंजोक्विनोन है इसको ही अपन पैरा बेंजोक्विनोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस प्रकार से
ये फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टियों का पहला जो पार्ट है वो समाप्त होता है। इसकी जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है बेंजीन वलय की अभिक्रियाएं, जिसको बोलते हैं अपन एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रिया इसकी फिनॉल की। इसको अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे, फिनॉल की एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ओके गाइज, अगर आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम्स हो तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हो, या कमेंट बॉक्स के अंदर आप उस प्रॉब्लम को बता सकते हो, जिससे कि मैं उसको सॉल्यूशन आप तक प्रोवाइड करवा सकूं। अगर गाइज कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसको मेरे माध्यम से उसका सॉल्यूशन आप पूछ सकते हो मोबाइल के माध्यम से, या आप उसको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करके भी पूछ सकते हो, या जो अपना ग्रुप है उस ग्रुप पर शेयर करके पूछ सकते हो। ठीक, या आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके भी पूछ सकते हो, जिससे कि मैं उसकी वीडियो उस प्रॉब्लम की वीडियो बना करके आपके लिए सेंड कर दूँ। मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा, कोविड-19 का दौर चल रहा है, आप घर पर सुरक्षित रहें, अनावश्यक इधर उधर नहीं घूमें। साथ ही साथ जो आपका अपना वीक पोर्शन रहा है 11th क्लास का, जो कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, उस जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट को आप यथा समय कंप्लीट कर लें। अगर आपका जीओसी वाला पार्ट अगर वीक है तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आगे नहीं चल पाओगे। ये प्रॉब्लम्स आपको अभी नहीं, +2 के अंदर तो ये प्रॉब्लम्स आपको परेशान करेंगी, 12th क्लास के अंदर। साथ ही साथ जब भी आप हायर स्टडी करोगे, जैसे कि आप जेईई मेंस की करोगे, एडवांस की करोगे, नीट की करोगे, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कौन कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि रेजोनेंस इफेक्ट है, आपको बहुत अच्छी तरीक़ा से आना चाहिए। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है, जिसको कि +H और +-H इफेक्ट बोलते हैं, अतिशय गुण प्रभाव, ये आपको अच्छी तरीक़ा से आना चाहिए। पीरियडिक प्रभाव, जिसको कि अपन बोलते हैं +I और -I इफेक्ट, ये आपको अच्छी तरीक़ा से आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट है, जिसको कि बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, वो आपको बहुत अच्छी तरीक़ा से आना चाहिए। इधर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, इसके बारे में आपको बहुत अच्छी तरीक़ा से पता होना चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट्स करते हैं। ठीक, इसके बावजूद आपको स्टेबिलिटी निकालनी है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो आपको इंटरमीडिएट्स का, जैसे कार्बोकेटायन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल्स है, नाइट्रीन है, एनामीन्स है, इनके बारे में अगर आपकी स्टेबिलिटी निकालनी है तो आपको इन समूह का रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडेक्स इफेक्ट, ये समूह आपको आने चाहिए। ये एसिडिटी में भी काम आएंगे, स्टेबिलिटी में भी काम आते हैं, रिएक्टिविटी के अंदर भी काम आते हैं। मैं कह रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 70% भाग केवल इन इफेक्टों से जुड़ा हुआ है। जब तक आपको इफेक्ट्स क्लियर नहीं है, अब तब तक अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लर्न करना नहीं जान सकते, सीख सकते। ये आप तभी लर्न कर सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, जब तक कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। बेसिक कॉन्सेप्ट आप 11th क्लास के अंदर काफ़ी हद तक पढ़ चुके हो। गवर्नमेंट स्कूल के मेरे सभी स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छी तरीक़ा से बेसिक कॉन्सेप्ट उनको बहुत अच्छी तरीक़ा से क्लियर से आपको मैं 11th क्लास के अंदर अपनी क्लास से प्रोवाइड नहीं करा पाया, तो आपको मेरे को जब भी टाइम मिलेगा तो मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से वीडियो लेक्चर्स भेजूँगा। आपको किसी भी सर ने अगर आप केमिस्ट्री 11th क्लास के अंदर पढ़ाई है तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट कुछ हद तक तो आपको कराया होगा। रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, साथ ही साथ आपको इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में भी स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, कैटेगरी क्या है इलेक्ट्रोफाइल की, न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी क्या है। आपको रिएजेंट्स हैं, जैसे कि ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स हैं, ग्रिनार रिएजेंट्स है, सुपर ग्रिनार है, जलवांश रिएजेंट है, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इंटरमीडिएट का पूरा ज्ञान होना चाहिए। कार्बन, कार्बोकेटायन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल्स है, एनामीन्स है, यूनिट्स है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत कॉन्सेप्चुअल पार्ट होता है। ओके गाइज, फिर मिलेंगे।